जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि यह साइंस और जनरल अवेयरनेस से लिए गए हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांडपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों तो आइए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने ये पहला प्रश्न है। प्रश्न ध्यान दें कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों आप सभी को बताना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि नील नदी। दोस्तों आप सभी को बताना चाहिए कि नील नदी जो कि यह विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसकी टोटल लंबाई की बात करें दोस्तों तो ध्यान दें 6670 किलोमीटर जो कि यह विश्व की सबसे लंबी नदी यानी कि नील नदी की टोटल लंबाई है। दोस्तों यहाँ से एक और प्रश्न बनते हैं और आपसे एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ध्यान दें कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा अमेजन। ध्यान दें कि बड़ी की बात करेगा दोस्तों तो ध्यान रहे कि अमेजन होगा, और वही लंबी की बात करेगा दोस्तों तो ध्यान रहे कि नील होगा। और अमेजन की टोटल लंबाई दोस्तों नील नदी से ध्यान दें कि 222 किलोमीटर कम है, फिर भी यह सबसे बड़ी है क्योंकि दोस्तों इसकी जल प्रवाह सबसे अधिक होती है। दोस्तों चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने ये सेकंड नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है ध्यान दें कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। दोस्तों आप सभी को बताना है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि 6 क्षेत्रों। दोस्तों आप सभी को बताना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार जो कि यह ध्यान दें यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है और यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। दोस्तों तो कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है ध्यान दें। पहला है दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में, ध्यान दें कि पहला भौतिकी के क्षेत्र में, दूसरा रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, और तीसरा चिकित्सा के क्षेत्र में, और चौथा साहित्य के क्षेत्र में, और पाँचवा शांति के क्षेत्र में, और छठा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। दोस्तों तो ध्यान रहे कि ये 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं दोस्तों, और इसे आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा भी गया ये प्रश्न। दोस्तों चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है कि आँखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दें आप सभी को बताना है दोस्तों, और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का प्रश्न ये प्रश्न एग्जाम में एक बने कई बार पूछा गया है भी। दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि आँखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों यानी कि अगर चारों ऑप्शन को हम रीड करेंगे दोस्तों तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान दें कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि दृष्टि पटल पर दोस्तों आँखों के भाग का वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है। दोस्तों तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने ये 4 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। दोस्तों ध्यान दें ये प्रश्न एग्जाम में एक बना कई बार पूछा गया और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का प्रश्न है। ये प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं दोस्तों, यहाँ से प्रश्न जो बनते हैं वो बराबर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है। दोस्तों आप सभी को बताना चाहिए कि जो कि जल में घुलनशील होता है दोस्तों वह यानी कि सी और बी होता है। ध्यान दें कि सी और बी दो ऐसा विटामिन जो कि दोस्तों जल में घुलनशील होता है। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनते हैं कि वसा में घुलनशील होने वाले कौन कौन से विटामिन है। ध्यान दें तो वसा में दोस्तों ये ध्यान दें और यहाँ डी होगा विटामिन डी, और विटामिन ई, और विटामिन के। दोस्तों एक और विटामिन होता है वो ए होता है। ध्यान दें यानी कि 4 विटामिन जो है दोस्तों वह वसा में घुलनशील होता है, और जल में दोस्तों आपका सी और बी विटामिन घुलनशील होता है। दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान दें वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, ए, ई, डी, के। ध्यान रखिएगा ये 4 विटामिन जो है यह वसा में घुलनशील होता है, और सी और बी जो है ध्यान दें ये सिर्फ जल में घुलनशील होता है। दोस्तों तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आप सभी के सामने ये 5 नंबर प्रश्न है कि ध्यान दें कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है किसका परिणाम है। ध्यान दें आप सभी को बताना है कि हीमोफीलिया जो कि एक आनुवांशिक रोग है, ये आप सभी को पता भी होगा किसका। ध्यान दें कि जिसका परिणाम क्या है दोस्तों, हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि हीमोफीलिया रोग हमारे शरीर में दोस्तों प्रवेश कर गया है। तो इसका दोस्तों एक उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमना। ध्यान दें दोस्तों कि रक्त का थक्का नहीं जमेगा दोस्तों तो हम उसे अनुभव कर सकते हैं कि हमारे शरीर में हीमोफीलिया नामक एक बीमारी दोस्तों संक्रमण हो गया। दोस्तों तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब अगला प्रश्न है, ध्यान दें प्रश्न है कि प्राणियों के संरचना के बारे में, ध्यान दें कि प्राणियों के संरचना के बारे में निम्न में से ध्यान दें किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों तो इसका यानी कि अगर चारों ऑप्शन को रीड किया जाएगा दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दें ऑप्शन नंबर ए यानी कि एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है दोस्तों यह प्राणियों की संरचना के बारे में यानी कि अध्ययन किया जाता है। ये दोस्तों आप सभी को पढ़ना चाहिए एनाटॉमी। दोस्तों इसे याद रखिएगा, ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा भी गया। दोस्तों आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है 7
11 नंबर प्रश्न है कि डीएनए का मूल मात्रक क्या है। दोस्तों ध्यान दें, डीएनए का मूल मात्रक क्या है। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं और ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा भी गया है कि डीएनए का मूल मात्रक क्या है। दोस्तों तो आप सभी को इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो दोस्तों न्यूक्लियो, ध्यान दें कि न्यूक्लियोटाइड्स, ध्यान दें न्यूक्लियोटाइड्स जो है दोस्तों यह डीएनए का मूल मात्रक होता है। इससे आप सभी लोग याद रखिएगा। दोस्तों चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दें कि क्लोरोफॉर्म, ध्यान दें कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों आप सभी को बताना है कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से यानी कि ये चारों ऑप्शन में से किसका उपयोग में लाया जाता है, ये आप सभी को बताना है। दोस्तों तो ध्यान दें इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ध्यान दें यानी कि इसका जो सही आंसर है, ध्यान दें ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि मीथेन। दोस्तों मीथेन का जो है दोस्तों उपयोग, ध्यान दें कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मीथेन। दोस्तों चलिए अब हम अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण कर्ता कौन है। दोस्तों आप सभी को बताना है कि हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण कर्ता कौन है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि फ्लोरीन। फ्लोरीन दोस्तों यह हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। दोस्तों आप सभी के सामने अगला प्रश्न है, आप सभी को बताना है कि विद्युत मोटर में, ध्यान दें कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ध्यान दें दोस्तों प्रश्न है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है। दोस्तों ध्यान दें ये प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं, हाल ही में दोस्तों ये प्रश्न कई एग्जामों में पूछा गया है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, ध्यान दें ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा में। दोस्तों यानी कि विद्युत ऊर्जा जो कि यह यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। और ये प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार रिपीट हो चुका है। दोस्तों आप सभी के सामने 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, ध्यान दें कि पृथ्वी, ध्यान दें कि पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। दोस्तों अगर इसका आंसर आप सभी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों यहाँ से दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि पृथ्वी का सबसे निकटतम यानी कि नज़दीक का ग्रह कौन सा है, ये आप सभी को बताना है। दोस्तों यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि शुक्र ग्रह, जो कि दोस्तों आप सभी को बताना चाहिए कि यह पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह है। और दोस्तों ध्यान दें कि यह शुक्र ग्रह को ही, ध्यान दें कि शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। और ये दोस्तों एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि शुक्र ग्रह यानी कि दोस्तों पृथ्वी का वाहन किसे कहा जाता है, किस ग्रह को कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि शुक्र ग्रह को ही दोस्तों पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है। दोस्तों आप सभी के सामने यह अगला प्रश्न है, आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का, ध्यान दें, हिल स्टेशन है। दोस्तों आप सभी को बताना चाहिए कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जो कि दक्षिण भारत का हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि ऊटी। ऊटी, ध्यान दें कि स्टेशन को दोस्तों यह दक्षिण भारत के हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों आप सभी के सामने ये 13वां नंबर प्रश्न है, ध्यान दें प्रश्न कह रहा है, ध्यान दें कि सिमलीपाल, ध्यान दें कि सिमलीपाल मुख्यालय किस वन जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आप सभी के पास एक मौका है कि इसमें दो ही ऑप्शन है, ध्यान दें एक हाथी और दूसरा हिरन। दोस्तों अभी भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों दो ऑप्शन इसमें चूक गया है, यानी कि दो ऑप्शन इसमें नहीं छप पाया है, तो ध्यान दें उसके लिए सॉरी। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि सिमलीपाल मुख्यालय किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों तो आप सभी के पास दो ऑप्शन है, इसका सही आंसर कौन सा होगा। दोस्तों तो ध्यान दें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि हाथी के लिए। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सिमलीपाल मुख्यालय किस वन जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो आप करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि हाथी। दोस्तों चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है कि नौसेना का पूर्वी कमांड कहाँ है। दोस्तों ध्यान दें यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में यहाँ से बराबर प्रश्न पूछे भी जाते हैं। दोस्तों तो आप सभी को पहला प्रश्न है कि नौसेना का पूर्वी कमांड कहाँ है। दोस्तों तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि विशाखापट्टनम। दोस्तों विशाखापट्टनम में जो कि दोस्तों यह नौसेना का पूर्वी कमांड है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, ध्यान दें कि भारतीय नौसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों तो आप सभी को पढ़ना चाहिए कि नई दिल्ली। ध्यान दें कि नई दिल्ली में जो कि दोस्तों यह भारतीय नौसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय है, यह आप सभी लोग याद रखिएगा। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, ध्यान दें कि भारतीय नौसेना को आप सभी को पढ़ना चाहिए कि तीन भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों पहला है पूर्वी कमान, दूसरा है
है पश्चिमी कमान। दोस्तों पश्चिमी कमान ध्यान दें कहाँ है, तो इसका आंसर होगा मुंबई में। दोस्तों वही बात करें दक्षिणी कमान, यानी कि दक्षिणी कमान कहाँ है, तो यह कोचिंग में। दोस्तों ये तीनों प्रश्न आप याद रखिएगा कि नौसेना को 3 कमांडों में विभाजित किया गया है। पहला दोस्तों पूर्वी कमान जो कि यह विशाखापट्टनम है, दूसरा जो कि पश्चिमी कमान जो कि मुंबई में है, तीसरा जो कि दक्षिणी कमान है ध्यान दें वह कोचिंग में स्थित है। दोस्तों तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा। दोस्तों चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि पश्चिमी बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। दोस्तों ध्यान दें यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बराबर पूछे भी जाते हैं। दोस्तों तो आप सभी को अगर इसका आंसर पता है, पहला प्रश्न है कि पश्चिमी बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। दोस्तों तो अगर इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि 3। दोस्तों 3 देशों के साथ जो कि पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है वो 3 देश कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा। पहला है दोस्तों बांग्लादेश, दूसरा है नेपाल और तीसरा है भूटान। ध्यान दें कि पहला है बंगाल, दूसरा है नेपाल और तीसरा भूटान, जो कि दोस्तों यह पश्चिमी बंगाल से लगने वाला यह 3 देश है, ये याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और 3 ऑप्शन दोस्तों जो कि रहेगा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, और कहेगा दोस्तों कि इसमें कौन से देश से नहीं लगता है। दोस्तों तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न है कि खेल के क्षेत्र में, ध्यान दें कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है। दोस्तों तो ध्यान दें यहाँ पे पूछा गया है कि खेल के क्षेत्र में दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाने वाला कौन सा है। तो आप सभी को इसका अगर आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि राजीव गांधी खेल रत्न। ध्यान दें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि दोस्तों यह खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। दोस्तों चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने अगला प्रश्न है। प्रश्न का ध्यान दें कि निम्न में से एक बरसाती नदी कौन सी है। दोस्तों ध्यान दें यह भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताना है कि कौन सा एक बरसाती नदी है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, महानदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और ब्यास नदी। दोस्तों तो ये चारों में से कौन सा एक बरसाती नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों तो अगर इसका आंसर आप सभी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यान दें ऑप्शन नंबर डी जो कि ब्यास नदी। ध्यान दें ब्यास नदी को ही दोस्तों बरसाती नदी के नाम से जाना जाता है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों बहुत सिंपल है, लेकिन ध्यान दें यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछे भी जाते हैं कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ध्यान दें ऑप्शन नंबर ए जो कि औरंगाबाद। दोस्तों ध्यान दें कि बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में स्थित है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि औरंगाबाद कहाँ स्थित है तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ध्यान दें यह महाराष्ट्र है। ध्यान दें कि औरंगाबाद जो है यह महाराष्ट्र का एक जिला है, वहाँ पे दोस्तों बीबी का मकबरा स्थित है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। यानी कि औरंगाबाद जो कि दोस्तों यह महाराष्ट्र का एक जिला है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्यान दें कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है। दोस्तों ध्यान दें ये प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया दोस्तों, और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे भी जाते हैं। आप सभी को होना चाहिए कि विश्व का क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है। दोस्तों सभी लोग प्रश्नों को एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि विश्व का जो क्षेत्रफल है, ध्यान दें कि विश्व का जो क्षेत्रफल है उसमें से भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है, यह आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2.42%। ध्यान दें कि 2.42% जो कि दोस्तों वह विश्व का क्षेत्रफल का सिर्फ 2.42% भारत का हिस्सा है, ये आप सभी को बताना चाहिए दोस्तों। और ये ध्यान दें कि मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का प्रश्न है, यानी कि वेरी इंपोर्टेंट टाइप का प्रश्न है। ये प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया दोस्तों, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ध्यान दें भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है। दोस्तों यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं, एक कम और दोस्तों दूसरा सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक। दोस्तों तो ध्यान दें इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दें कि भारत में सबसे कम यानी कि कम की बात करेगा दोस्तों तो कम वन क्षेत्र वाला जो है वह राज्य है हरियाणा। ध्यान दें कि कम वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वह हरियाणा है। अगर दोस्तों सर्वाधिक कहेगा दोस्तों तो ध्यान दें एमपी होगा यानी कि मध्य प्रदेश होगा, अगर सर्वाधिक कहेगा तो दोस्तों यानी कि इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हरियाणा। ध्यान दें अगर कम कहेगा तो, अगर सर्वाधिक कहेगा तो मध्य प्रदेश होगा, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। दोस्तों आप सभी के सामने अगला प्रश्न है, ध्यान दें यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा। दोस्तों यहाँ से भी कई प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और कई प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछे भी जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताना है कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा। दोस्तों
ध्यान दे आप सभी को पता होगा कि पहले पे ध्यान दे कि पहले नंबर पर जो कि एशिया है, ध्यान दे। और यहाँ पे पूछा दोस्तों हम सभी से दूसरा, ध्यान दे यहाँ पे पहले नंबर पर जो कि एशिया आप सभी को पता होगा, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन सा दोस्तों, ध्यान दे दूसरे नंबर पर जो होगा, ध्यान दे वो होगा अफ्रीका। ध्यान दे पहले नंबर पे एशिया है और दूसरे नंबर पे अफ्रीका। दोस्तों यहाँ से एक और प्रश्न बनते हैं कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा। ध्यान दें यहाँ से प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं और कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, ध्यान दें ऑस्ट्रेलिया। ध्यान दें यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया जो कि दोस्तों वह सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा और इसे याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने अगला प्रश्न है कि सवाना घास का मैदान कहाँ है। कि सवाना घास का मैदान कहाँ है दोस्तों। तो इसका आंसर आपसे को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है दोस्तों। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि अफ्रीका। अफ्रीका में जो कि दोस्तों यह सवाना घास के मैदान स्थित है, ये आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। आप सभी के सामने अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। ध्यान दें आप सभी को पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने सिर्फ एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वो कौन सा है, प्रथम है, तृतीय है, द्वितीय है, ये चतुर्थ है दोस्तों। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्वितीय। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों कांग्रेस ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है, ध्यान दें उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है। ध्यान दें प्रश्न कर रहा है कि उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है दोस्तों। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है और इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही और आज की क्लास आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।